and welcome back once again in another session of statistics. देखिए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का सारा कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपको जरूर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। उस वीडियो के उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने नहीं चेक किया तो जल्दी से प्लीज उसे जरूर चेक कीजिए। आज हम जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और लास्ट कंसेप्ट मैं तो कहूंगी जो डिस्कस करेंगे वो है लॉरेंस कर्व। तो देखिए, ये लॉरेंस वक्र या लॉरेंस कर्व क्या है? एक्चुअली ये एक ग्राफिकल मेथड है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने का, जिसे डॉक्टर मैक्स लॉरेंस ने दिया था। तो इट वाज गिवन बाय डॉक्टर मैक्स लॉरेंस। अब ये है क्या? It is a measure of deviation of actual distribution from the line of equal distribution। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी तो हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे ना। जब हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का वेरी फर्स्ट सेशन पढ़ा था तो उसमें भी तो हमने यही देखा था ना कि जो हम एवरेजेस एंड ऑल दैट कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली वो हमारी एक्चुअल सीरीज से कितना डिफरेंशिएट करती होती हैं। तो पता लग जाए कि हमने जो एवरेज कैलकुलेट की है वो सही रिप्रेजेंट कर रही है सीरीज को, सही तरीके से एक प्रतिनिधित्व बनकर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहां पर आपको लॉरेंस कर्व, जो कि एक ग्राफिकल मेथड है, दिया गया है। इसमें भी हमने डेविएशंस, अगर कोई विचलन है, अगर कोई डिफरेंसेस हैं, तो वही फाइंड आउट करना है कि जो एक्चुअल है डिस्ट्रीब्यूशन वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। अब आपको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं पता, तो जब हम इसको स्टेप्स या कंस्ट्रक्शन या फिर हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो आपको लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आएगा। बेसिकली इस लाइन में इस मेथड का क्रक्स है, इट इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। तो ये जो लॉरेंस कर्व है, ये किसके आधार पर बनकर तैयार होगा जब हम बनाएंगे लॉरेंस कर्व? ये क्यूमुलेटिव का मतलब अगर आपको पता हो तो संचयी बोलते होते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते होते हैं ना, लाइक अगर फ्रीक्वेंसी हमें 1 2 3 दे रखी है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं? 1, नेक्स्ट 1 + 2 3 बन जाता है, उससे नेक्स्ट फिर 3 भी साथ में और ऐड हो जाए तो 6 बन जाता है। तो इसी तरह से हमने क्यूमुलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, संचयी कैलकुलेट करने हैं, लेकिन किसके? परसेंटेजेस के। अब भाई ये परसेंटेजेस कैसे कैलकुलेट होती हैं? तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंस कर्व स्टडी करते हैं, ताकि हमने जो ये दो लाइंस मीनिंग की फॉर्म में स्टडी की हैं वो हमें और बेटर क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला आपको जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बताया गया है, मतलब लॉरेंस कर्व को बनाने के बारे में बताया गया है, वो है ए क्यूमुलेटिव समेशन और टोटल्स ऑफ सीरीज और वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कैलकुलेटेड। जैसे मान लो आपको दो सीरीज गिवन है, एक एक्स वेरिएबल गिवन है, एक वाई वेरिएबल गिवन है, या एक एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन है। तो आप ये कंसेप्ट फॉलो करोगे जो मैंने यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जो हमें वेरिएबल्स गिवन है, ये तो फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी किया ना, लेकिन यहां पर इसने फ्रीक्वेंसी नहीं कहा है। यहां पर जो डॉक्टर मैक्स लॉरेंस हैं, उन्होंने क्या तरीका हमें बताया था कि आपको जो दो सीरीज गिवन है, जो भी आपको वेरिएबल्स गिवन हैं, आपने उनकी क्यूमुलेटिव समेशंस कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे मान लो 10 20 30 और फ्रीक्वेंसी 1 2 3 है, तो फ्रीक्वेंसी का भी क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर लो और x का भी क्यूमुलेटिव कैलकुलेट कर लीजिए। तो x का क्यूमुलेटिव कितना आ जाएगा? 10 + 20 30, 30 + 30 60। फ्रीक्वेंसी का जैसे यहां बताया है 1 3 एंड 6 ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? क्यूमुलेटिव टोटल्स या क्यूमुलेटिव समेशंस को कैलकुलेट कर लेना है। सेकेंड स्टेप पे हमने क्या करना है? सेकेंड स्टेप पे हमें परसेंटेज क्यूमुलेटिव टोटल्स कैलकुलेट करने हैं। मतलब हमने परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद उनको क्यूमुलेट भी करते जाना है। मतलब जो ये निकला है ना हमारे पास एक्चुअली क्यूमुलेटिव, इसी को हमने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो ये 3 हमारे पास सीरीज ही थी, 10, 20 और 30।
इसका जब मैंने क्यूमुलेटिव किया तो ये बन गया 10, 30 और 60। अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा सबसे पहले 10/60 मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरा हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 और थर्ड वन हो जाएगा 60/60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपके जो ये क्यूमुलेटिव्स आपने कैलकुलेट किए हैं फर्स्ट स्टेप में वो एक परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब जब परसेंटेज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देखोगे, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए भी समझेंगे कि जो हमारी ये लास्ट वाली आएगी ना ये हमेशा 100 आएगी। देखो 60/60 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया, 100 ही आया ना, तो ये हमेशा ही ना 100 आएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि हमें जब ग्राफिकली प्लॉट करने हैं पॉइंट्स तो हमने क्या करना है, दोनों एक्सिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने 0 से लेकर 100 तक वाला मार्क लगाना है, क्योंकि हमने दोनों चीजें अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेनी है। पहले क्यूमुलेटिव कर लेना है फिर परसेंटेज कर लेनी है। तो दोनों का ही जो ये टोटल आएगा लास्ट वाला वो हमेशा 100 ही आएगा। तो इसलिए हमने 0 to 100 मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। लेकिन पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले सबसे पहले ये जो यहां पर मैंने वर्डिंग यूज की थी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बनाई जाती है। अब ये क्या करती है, ये देखो, अ लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। आपको मैंने बताया ना हम ज्यादातर पॉजिटिव साइड बनाते होते हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ग्राफिकल मेथड्स जब हमने समझे थे तब हमने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ग्राफ। तो अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगी, ये यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलेगी और एक इस तरह से, अगर ये 90 डिग्री का एंगल होता है तो एक इस तरह से 45 डिग्री के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, जो कि एक ऐसी लाइन बनेगी जो इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को इक्वली डिवाइड कर देगी। इसीलिए इसे बोला जाता है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसने इक्वली बांट दिया, इक्वली इस पॉजिटिव एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में स्टेप है वो क्या है, वैल्यूज, या हम ये कहेंगे कि ये जो हमने परसेंटेज वैल्यूज कैलकुलेट की हैं इन्हें अब ग्राफ पे प्लॉट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इन्हें कंपेयर किया जाता है, इनकी तुलना की जाती है कि लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो हमेशा ये स्ट्रेट ही रहेगी, बाकी को कंपेयर किया जाता है कि बाकियों के पॉइंट्स कहाँ प्लॉट हो रहे हैं, कैसे प्लॉट हो रहे हैं, क्या ऐसे प्लॉट हो रहा है या ऐसे प्लॉट हो रहा है या इस तरह से प्लॉट हो रहा है। तो हम देखेंगे कि अगर नियरर होगा कोई भी लाइन जो हमने एक्चुअल वैल्यूज के आधार पर बनाई है, अगर वो नियरर होगी लॉरेंस कर्व के, अगर वो लॉरेंस कर्व मतलब ये जो हम बनाते हैं ये लॉरेंस कर्व होती हैं और इन्हें हमने कंपेयर करना है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और जो जितनी नजदीक होगी उसमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन उतना ही लेस पाया जाएगा। तो अब दोबारा से रीड आउट करेंगे, द नियरर द लॉरेंस कर्व टू दी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना नजदीक लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के होगा लेसर डिस्पर्शन होगा, और वाइस वर्सा लिखा गया है, मतलब जितना दूर होगा उतना ही डिस्पर्शन ज्यादा पाया जाएगा। तो चलिए अब जो हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया है उसे एक बार एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखो जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है, आपको प्रॉफिट्स बता रखे हैं थाउजेंड्स में, 6,000, 25,000, 60,000 ऑल दैट। आपको एरिया ए की फर्म्स बता रखी हैं जो कि ये प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एरिया बी की फर्म्स बता रखी हैं जो कि इस तरह से प्रॉफिट्स अर्न करती हैं। मतलब 6 फर्म्स एरिया ए में 6,000 तक के प्रॉफिट्स अर्न करती है। फिर उसके बाद एरिया ए की
11 फर्म्स ऐसी हैं जो कि 25,000 प्रॉफिट अर्न करती हैं। ये डेटा हमें बेसिकली इस तरह से एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने लॉरेंस कर्व के जरिए पता लगाना है कि एरिया ए की फर्म्स में ज्यादा डिस्पर्शन है या एरिया बी की फर्म्स में ज्यादा डिस्पर्शन है। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब देखिए, अब आप रिकॉल कीजिए कि हमने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हमें ये गिवन है इनकी क्यूमुलेटिव्स कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखो, मैंने ये रहा प्रॉफिट, इसे फर्स्ट सीरीज मानते हुए मैंने देखो इसकी क्यूमुलेटिव कैलकुलेट की है। पहली 6 सेम लिख ली है, फिर देखो 6 + 25 कितना आ गया 31। फिर देखो नेक्स्ट मैंने 60 फिर से ऐड कर दिया तो कितना आ गया 91। फिर अगेन मैंने 84 ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 175। फिर देखो अगेन मैंने 105 भी ऐड कर दिया तो 280। फिर 150 ऐड कर दो 430। फिर 170 ऐड कर दो 600। देन 400 ऐड कर दो तो आपके पास लास्ट में 1000 आ जाएगा। ये आया प्रॉफिट का क्यूमुलेटिव। अब हमने किया था कि सभी का करना है, तो ऐसे ही आपने एरिया ए की फर्म्स का कर देना है। देखो 6 + 11 कर दिया 17, देन 13 भी ऐड कर दिया 30। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ गया कि एरिया ए की भी ऐसे ही क्यूमुलेटिव्स कैलकुलेट कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से एरिया बी की भी हमने क्यूमुलेटिव्स कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है? अब हमने ये पढ़ा था कि जो भी ग्राफ पे प्लॉटिंग होगी वो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तभी तो हमने मीनिंग में पढ़ा था कि ये एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये क्यूमुलेटिव्स निकली हैं इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल वो 10, 20 और 30 की पहले 10, 30 और 60 में कन्वर्जन की, फिर उसके बाद आपको समझाया था ना कि 10/60 × 100, 30/60 × 100। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमने यहां पर करना है। सबसे पहला 6 / ये सबसे लास्ट वाली वैल्यू लेनी है। आपको आपकी बुक में शायद थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिखा हुआ होगा कि लास्ट वाली को 100 मान लो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर दो। आप सिंपली इसी चीज को ध्यान रखो कि जो ये लास्ट में बस आपका टोटल सही होना चाहिए। ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट में आपको ये जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहते होते हैं ना कि एक बार इनका ऐड करके देख लो, फिर उसके बाद ये चेक कर लो कि लास्ट वाला भी उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि क्रॉस चेक हो जाए हमने ऐड सही किया, एडिंग में कहीं गलती नहीं हुई है। अब हमने परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है? 6/1000 × 100 तो 0.6 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से 31 / 1000 × 100 तो देखो 3.1 आ रहा है। तो ऐसे हम परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज ही निकलेगी, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव प्रॉफिट के आधार पर इसे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा ही हमने फर्म ए में करना है। फर्म ए का तो देखो ये है ही 100 टोटल, तो यही सेम फिगर्स परसेंटेज में लिख देंगे। अगर हम बी फर्म की बात करें, एरिया बी की बात करें, तो एरिया बी में देखो ये 200 है, हमने 100 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है तो आधा हो जाएगा सारा। कैलकुलेट करके देख लो, एक 2/200 × 100 तो देखो 1 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से 40 / 200 × 100 तो देखो ये भी 20 आ रहा है, तो आधा आधा हो जाएगा सारा ये। अब हमने क्या करना है, जो ये ब्लैक पेन से मैंने लिखा है क्यूमुलेटिव परसेंटेज, इसे हमने ग्राफ में प्लॉट करना है। अब कैसे प्लॉटिंग होगी, पहले हिंट बता रही हूं, फिर उसके बाद ग्राफ पेपर पर देखेंगे। देखो 0.6 प्रॉफिट ए एरिया की फर्म्स जो हैं वो 6% मतलब ऑन एन एवरेज 6 अर्न कर रही हैं, और एरिया बी की अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 1% फर्म्स हैं जो 0.6 प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब प्रॉफिट 3.1 है तो एरिया ए की 17% फर्म्स ये प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, और एरिया बी की 20% फर्म्स ये प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो हमने इन पॉइंट्स के हिसाब से एक बार इसको प्लॉट कर देना है,
बिल्कुल इसी तरीके से फिर दोबारा से इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमने एरिया बी की इंफॉर्मेशन को प्लॉट कर देना है। तो दो ग्राफ्स बनकर आएंगे, दो कर्व्स बनकर आएंगे जिन्हें लॉरेंस कर्व्स कहा जाएगा। तो लेट्स सी ऑन दी ग्राफ पेपर। देखो सबसे पहले हमें पता है, हमने पढ़ा है कि हर ग्राफ में हमने एक हेडिंग देनी होती है। तो कुछ इस तरह से मैंने हेडिंग दे दी है कि लॉरेंस कर्व शोइंग द लेवल ऑफ डिस्पर्शन। अब देखो जो y एक्सिस है और x एक्सिस है, हमने ये पढ़ा था स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि दोनों साइड्स पर हमने 0 to 100 मार्क कर देना है। तो देखो कुछ इस तरह से 0 to 100 मार्क कर दिया है, ठीक है। ईच बॉक्स जो है वो 10-10 का गैप शो कर रहा है दोनों साइड्स पर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हमने एक लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है। देखो यहां देखने पर ही पता चल रहा है कि ये हाफ हो रहा है और मैंने इसी को कंटिन्यू करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने y एक्सिस पर तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शो किया है और x एक्सिस पर हमने परसेंटेज ऑफ फर्म्स ऑफ एरिया ए एंड एरिया बी शो किया है। फिर 0.6 जब था तो बहुत ही माइन्यूट सा है, तो 0.6 जब था तो मैंने ए फर्म के अकॉर्डिंगली प्लॉटिंग कर दी। तो कुछ इस तरह से देखो मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से एरिया बी की फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्लॉटिंग्स की हुई हैं और पॉइंट्स को बाद में हमने ज्वाइन कर देना है। मुझे उम्मीद है कि ये प्लॉटिंग करना तो आपको आता होगा। मैंने आपको बताया भी है कि हमने जो हमें प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परसेंटेजेस निकली हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार एरिया ए के लिए प्लॉटिंग कर देनी है और एक बार एरिया बी की फर्म्स के लिए प्लॉटिंग कर देनी है। तो जब आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे तो ये एरिया ए का लॉरेंस कर्व आ जाएगा, ये एरिया बी का लॉरेंस कर्व आ जाएगा। अब याद करो लास्ट स्टेप, हमने लास्ट स्टेप में क्या पढ़ा है कि जो नजदीक होगी उसमें उतना ही मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम होगा और जो दूर होगी उसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन उतना ही ज्यादा होगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आपको देखने में इजीली पता चल रहा है कि एरिया ए की फर्म्स में कम लेवल ऑफ डिस्पर्शन देखने को मिल रहा है और एरिया बी में ज्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन जिसमें हमने लॉरेंस कर्व किया और मेजर ऑफ डिस्पर्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट किया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।